हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की एमआरएस अकाउंटेंट की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो फर्स्ट क्लास जो हमने पढ़ी थी वहाँ पर हमने समझा था कि क्या होती है आपकी अकाउंटिंग, क्योंकि अकाउंटिंग को बेसिक से जानना ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो पहले से तैयारी नहीं कर रहे थे, उन्होंने अभी भी फॉर्म फिलअप किया है, काफ़ी टाइम हो गया है उनको पढ़े हुए। तो वहाँ पर बेस जानना हमारा ज़रूरी है, जिससे कि हम आगे जो भी चीज़ें पढ़ सके तो वहाँ पर हमें ईज़िली वो समझ में आए, या इस तरह से कह सकते हैं कि जो लैंग्वेज है अकाउंटिंग की हम ईज़िली समझ पाएँ। तो फर्स्ट क्लास ज़रूर से देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लासेस की वीडियो की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, तो सारी वीडियो आपको एक साथ मिल जाएँगी, आपको ढूँढना नहीं पड़ेगा। और इसकी पीडीएफ की अगर हम बात करिए तो आपको पीडीएफ का लिंक जो है पीडीएफ मिल जाएगी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम चैनल का। जुड़ जाइएगा चैनल के साथ, साथ ही कमेंट सेक्शन में भी मैं लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से जुड़ जाइएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाइए, उसके बाद मैं पीडीएफ देना स्टार्ट करूँ आप लोगों को। बहुत ही कम बच्चों ने वहाँ पर जॉइन किया है। आप जॉइन कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल कराई जा सकें। बहुत ही कम बच्चे हैं, इसलिए मैं वहाँ पर अभी मैंने पीडीएफ नहीं प्रोवाइड कराई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए स्टूडेंट्स के साथ। अलग-अलग जिस भी ग्रुप में आप ऐड हैं, तो वहाँ पर वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं जुड़ें चैनल के साथ भी और टेलीग्राम चैनल के साथ भी। तो आइए शुरू करते हैं। आज हमारी सेकंड वीडियो रहेगी, सेकंड क्लास रहेगा ये, जहाँ पर हम ये समझेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है। क्योंकि स्टार्ट जब हम कर रहे होंगे अकाउंटिंग का, तो पहला तो पॉइंट आपका बेसिक था अकाउंटिंग के बारे में जानना। अकाउंटिंग की क्या फीचर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, साथ ही क्या उसकी लिमिटेशन है, क्या उसके एडवांटेजेस होते हैं, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वो सारे ही हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिए हैं। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे कि हमारे जो अकाउंटिंग है उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्या है, कन्वेंशन क्या है। तो अलग-अलग तीनों ही चीज़ें होती हैं, क्या है और कौन-कौन से इम्पोर्टेंट, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाली है। इससे क्वेश्चन आपके डेफिनेटली आएँगे। तो प्रीवियस ईयर का जो पेपर था वो भी मैंने आप लोग के लिए अपलोड कर दिया था। अगर नहीं देखा है ज़रूर से देख लीजिए। आपको जो प्लेलिस्ट है, जो लिंक मिला है दिया है मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसी प्लेलिस्ट में आपको प्रीवियस ईयर का पेपर मिल जाएगा। कंप्लीट पेपर है, उसमें सारी ही चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं कि प्रीवियस ईयर में जो-जो चीज़ें पूछी गई थी, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं और कॉमर्स पोर्शन पूरा मैंने सॉल्व भी करवाया है। तो उसको ज़रूर से देख लीजिए, आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे कितने क्वेश्चन्स वहाँ पर पूछे गए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये वाला। इससे कई क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर में भी बने थे और आगे जो आपका पेपर होगा वहाँ पर भी बनेंगे। डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है और ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका। इसको वीडियो को एंड तक बहुत अच्छे से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो कोई भी आपकी कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल अगर आप छोड़ देते हैं और वहाँ पर उससे क्वेश्चन बन जाता है तो आपके मार्क्स कट हो जाएँगे। इसलिए एंड तक वीडियो को ज़रूर से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, हाइप कर देना है और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं इसमें। तो लेखांकन कोई भी चीज़ की हम बात करें तो उसके कुछ अपने प्रिंसिपल होते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अकाउंटिंग है वो कुछ उसके अपने रूल्स होते हैं। उन रूल्स नियमों के आधार पे काम करती है। तो वो रूल्स क्या है, किस बेसिस पे वो काम करेगी। जैसे कि आप ही हैं इंडिया के सिटीज़न हैं, नागरिक हैं आप भारत के, तो आप भी कुछ रूल्स हैं, रेगुलेशन हमारे देश में जो चल रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग काम करते हैं। कुछ चीज़ें लीगल हैं, कुछ चीज़ें लीगल नहीं हैं, तो उनको ध्यान रख कर ही आप काम करते हैं। सेम वैसा ही होता है कि हमारे लेखांकन में, अकाउंटिंग में भी कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बना दिए गए, कुछ ऐसी अवधारणाएँ हो गई, कुछ ऐसी हमने परंपराएँ जो चल रही थी, उसको फ़ॉलो करने लगे, जिससे कि जो भी अकाउंटिंग की जा रही है, लेखांकन या रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो सब एक जैसे रहें, उनमें सिमिलैरिटी हो, कोई चेंजेस ना होने पाएँ। क्योंकि अगर अलग-अलग हो जाएगी, तो आप अपने ही जो आपका ही बिज़नेस है, 1 वर्ष में आपने फर्स्ट ईयर में किसी तरह अकाउंट रख लिए, अब सेकंड ईयर में आप दूसरी तरह से अकाउंट रख रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा दोनों को आपस में कंपेयर करना। अलग-अलग हो जाएँगे, चेंजेस आ जाएँगे, तो आप कंपेयर ही नहीं कर पाएँगे। तो एक जैसे रहें, कुछ रूल्स के रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही चलते रहें, चेंजेस ना हों, तो इसके लिए हमारे कुछ प्रिंसिपल्स बनाए गए, कॉन्सेप्ट बनाए गए, कुछ परंपराएँ जो अभी तक जिसको हम फॉलो करते आ रहे थे पहले से, हमारे जो पहले की जनरेशन थी वो फॉलो कर रही थी, हमने भी वैसे ही फॉलो करना शुरू कर दिया। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं, वो आपके क्या कहलाते हैं, सिद्धांत, अवधारणा या फिर परंपराएँ। अब ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब आ जाते हैं आपके जो अलग-अलग इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट बनते हैं। बहुत मैंने यहाँ पर आपको कोई उस तरह से नहीं पढ़ाना है
कि आप बच्चे हैं छोटे से और क्लास में आपको पढ़ाया जा रहा है, वो मतलब नहीं है, रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है या पूरी-पूरी थ्योरी यहाँ पर अगर मैं किताब से उठाकर रख दूँ तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वैसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन जैसे आपके एग्ज़ैक्टली एग्ज़ाम में पूछे जाएँगे, जो-जो पॉइंट से क्वेश्चन बनेंगे, उस तरह से मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए ये जो नोट्स आप देख रहे हैं बनाए हैं, जिससे कि डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके। तो यहाँ पर पहली अगर हम बात करें इकाई अवधारणा या फिर इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट। जो इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट होता है जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि इस अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई को इसके स्वामियों, ऋणदाताओं तथा अन्य पक्षकारों से पृथक माना जाता है। जो बिज़नेस होता है, उस बिज़नेस में क्या रहेगा कि बिज़नेस के जो ओनर होते हैं और जो बिज़नेस को चला रहे होते हैं, तो बिज़नेस के ओनर को बिल्कुल अलग माना जाता है बिज़नेस से। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि जो बिज़नेस है अपने आप में एक आर्टिफ़िशियल पर्सन माना जाता है, कृत्रिम व्यक्ति उसे माना जा रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आपका बनता है कि कहाँ पर जो बिज़नेस होता है उसके ओनर से उसके स्वामी जो होते हैं वो बिज़नेस से अलग माने जाते हैं, तो कौन-सा कॉन्सेप्ट है? इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है, इकाई अवधारणा होती है। किस तरह के बिज़नेस में ये काम करती है? तो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, बैंकिंग कंपनी है, जो कॉर्पोरेशन निगम होते हैं, वो हो जाएँगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अ बिज़नेस यूनिट इज़ कंसिडर्ड सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर, क्रिएटर एंड अदर पार्टीज़। तो क्या कहलाता है आपका? इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ें इम्पोर्टेंट है जो आपकी for this reason, capital is written on the liability side of the balance sheet and capital is the liability for the owner. तो अगर कहा जाए कि जो कंपनी की पूंजी होती है, जो कंपनी में पूंजी लगी होती है, वो ओनर की एक लायबिलिटी की तरह देखी जाती है, पूरी स्वामी के लिए एक दायित्व होती है, तो किस कॉन्सेप्ट के तहत होती है? तो आपका इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस तरह से आपका पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये वाला पॉइंट भी, इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट जो होता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर एक अपवाद भी होता है, एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन कौन-सा रहेगा कि अगर बात की जा रही है, दिस कॉन्सेप्ट डज़न्ट अप्लाई टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म्स बिकॉज़ हियर द ओनर एंड द बिज़नेस आर कंसिडर्ड टू बी वन एंड द सेम। तो अभी किसके लिए था? कंपनीज़ पे लागू होता है, बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं उन पे लागू होता है, जो कॉर्पोरेशन होते हैं उन पे लागू होता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, एकल व्यवसायी होता है, एकल व्यापारी है या फिर अगर साझेदारी पार्टनरशिप है, तो वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका नहीं लगेगा। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट किस पे लागू नहीं होता, किस तरह के व्यवसाय में लागू नहीं होता और अगर आपके ऑप्शन में ये 2 पॉइंट दे रखे होंगे तो यही आपका आंसर हो जाएँगे। क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं, सपोज़ कर लीजिए ए है, बी है, सी है। अब ये 3 लोग मिल कर के क्या कर रहे हैं, अपना एक बिज़नेस चला रहे हैं। तो ये आपस में क्या इन्होंने किया है, एक कोई एग्रीमेंट किया है, कोई समझौता किया है और ये पार्टनरशिप बनाई है इन्होंने, ये अपनी एक पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है, इन पर इनिशिएटिव कॉन्सेप्ट लागू नहीं होगा क्योंकि इनका जो लायबिलिटी है वो भी क्या होती है, अनलिमिटेड हो जाती है। इनकी जो सोर्सेज़ होते हैं वो भी इन तीनों के पास जो कैपिटल के सोर्सेज़ होंगे वही माने जाएँगे। तो इस वज़ह से क्या होता है, यहाँ पर लागू नहीं होगा और एक व्यवसाय के लिए तो आपका अकेला बिज़नेस है, आपकी अपनी दुकान है, तो आप खुद ही उसके लिए पूरी तरह से क्या है, लायबल हैं। कोई दूसरा नहीं होगा, तो आप पर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो वहाँ पर अलग-अलग नहीं माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। यहाँ पर आप एग्ज़ाम्पल के तरह भी इसको समझ सकते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है कि स्वामी की पूँजी को अस्थायी संस्था का दायित्व माना जाता है, निम्नलिखित पुष्टि की जाती है। तो अगर कहा जाता है कि दायित्व माना जा रहा है तो उसकी अगर क्या तो उसकी एंट्री की जाती है, तो एंट्री होती है। सबसे पहले एंट्री आपने जर्नल में पढ़ी होगी, तो पहले सबसे जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो यही कहा जाता है कि पूँजी से व्यवसाय प्रारंभ किया। कमेंसमेंट ऑफ बिज़नेस, तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाता है, कैपिटल अकाउंट, ये आपकी एंट्री होती है। अब एंट्री के रूल्स क्या होते हैं ये आगे भी हम समझेंगे जब हम डबल एंट्री सिस्टम पढ़ेंगे, वहाँ पर टाइप्स ऑफ अकाउंट पढ़ेंगे, तो उसके गोल्डन रूल्स हम पढ़ेंगे तो वहाँ समझेंगे। कैश क्या है आपका, कैश हो जाता है, एसेट हो जाती है आपकी, तो जो आ रही है एसेट वो आपकी डेबिट हो जाएगी और कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। ये आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल में आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाती है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये कॉन्सेप्ट द्विपक्षीय अवधारणा। इस अवधारणा के अनुसार प्रत्येक व्यावसायिक लेन-देन 2 पक्षों को प्रभावित करने वाला होना चाहिए अर्थात क्रेडिट तथा डेबिट को। इसी कारण क्या होता है, तलपट के दोनों पक्षों का योग बराबर होता है और संपत्तियों के बराबर दायित्व होते हैं। मीन्स कहने का क्या है कि डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन शुड अफेक्ट टू पार्टीज क्रेडिट एंड डेबिट। Hence for this reason the sum of both sides of the trial balance is equal, liabilities are equal to asset.
यहाँ पर जो या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, जो डबल एंट्री सिस्टम आपका बेस्ड है, द्विपक्षीय आपकी जो लेखांकन की मेथड है हम लोग यूज़ करते हैं, वो इसी पर बेस्ड होता है। हर ट्रांज़ैक्शन जो भी किया है आपने, जो भी लेन-देन किया है, उसके 2 साइड होते हैं, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। तो 2 पक्षों में किया जा रहा होता है, हर लेन-देन के 2 पक्ष होते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है कि द्विपक्षीय अवधारणा में या फिर जो है डबल एंट्री सिस्टम में व्यवहार किस तरह का होता है, तो हर व्यवहार का हर ट्रांज़ैक्शन के 2 पक्ष होते हैं। 2 खातों में दिखाया जाता है, एक क्रेडिट और एक साइड आपका डेबिट हो जाता है। और इसी रीज़न की वजह से क्या होगा, जो तलपट आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, उसके दोनों साइड इक्वल आने चाहिए, दोनों साइड उसके बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं वो हो रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है। तो कौन-सा अकाउंट खोला जाता है वहाँ पर? सस्पेंस अकाउंट खोला जाता है, वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जो बीच का डिफ़रेंस आ रहा होता है सस्पेंस अकाउंट में। बाद में जो क्लोजिंग एंट्रीज़ की जाती हैं, तो वहाँ पर जो भी कन्फ्यूज़न या जो भी रीज़न रहा है, उसका कारण अगर मिल जाता है, तो सस्पेंस अकाउंट हटा दिया जाता है और वहाँ पर वो एंट्री दिखा कर के दोनों साइड इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन ये बनता है कि सस्पेंस अकाउंट कहाँ पर दिखाया जाता है या क्यों खोला जाता है? ट्रायल बैलेंस के दोनों साइड इक्वल करने के लिए खोला जाता है। इसको ज़ोर से ध्यान में रखिएगा। या फिर जो लायबिलिटीज़ आपके बराबर होती हैं एसेट के, तो बैलेंस शीट जो बनाई जाती है, उस बैलेंस शीट के भी दोनों साइड इक्वल होते हैं। वहाँ पर कोई बैलेंस निकल कर के नहीं आता। जो लेजर हम बनाते हैं, लेजर में बैलेंस निकल कर के आता है, बैलेंस शीट के दोनों साइड इक्वल होते हैं। एक साइड आपकी लायबिलिटीज़ हो जाती हैं और एक साइड क्या होती हैं? एसेट होती हैं। ये दोनों बराबर होनी चाहिए। तो ये किस पर बेस्ड होता है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, ये अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज, और ये आपकी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। वहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस दे रखे थे, 3 तरह की होती हैं ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस जो होती हैं। कौन कौन से 3 तरह से हो जाते हैं? तो एसेट इज इक्वल टू हो जाती है यहाँ पर, जो संपत्तियाँ होती हैं वो आपकी कैपिटल और जो आपकी लायबिलिटीज होती हैं उसके इक्वल होती हैं। पहली ये आपकी बन जाती है जो अकाउंटिंग इक्वेशन है। सेकंड अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो जाती है? इसी को आप दूसरी तरह से भी देख सकते हैं, एसेट माइनस क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज हो जाएंगी। तो क्या निकल कर के आ जाएगी? आपकी कैपिटल निकल कर के आ जाएगी। अब इससे न्यूमेरिकल भी बन सकता है, एसेट दे दे, लायबिलिटीज दे दे, क्या कैपिटल कितनी होगी, तो एसेट में से लायबिलिटीज को लेस कर दीजिएगा, कैपिटल आपकी निकल आएगी। फिर आ जाता है लायबिलिटीज, लायबिलिटीज इक्वल टू क्या हो जाता है? एसेट माइनस कैपिटल हो जाता है। तो ये आपकी क्या बन जाती हैं? अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं। उसी से रिलेटेड आपका प्रीवियस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसके एक्सेस कुछ भी दे देगा या किसी विधा से और लिखा होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो वही ये था कि गलत बताइए, तो जो एक्स्ट्रा था वही वाला आपका ऑप्शन गलत था। प्रीवाई देख लीजिएगा, मैंने अपलोड किया हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर, उसमें वहाँ पर सॉल्व भी अच्छे से कराया है, उसे आप देख सकते हैं। तो ये हो जाती हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशंस होती हैं, इसी पर बैलेंस शीट बनती है और ये किस पर आधारित है? ड्यूअल एसेट सिस्टम पे आधारित है। नेक्स्ट देखते हैं गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें क्या रहता है कि इस अवधारणा के अनुसार ये माना जाता है कि व्यवसाय व उसकी संपत्तियां का जीवन अनंत तक है। मतलब ये मान लेते हैं कि हम जो हमारा बिजनेस है वो लॉन्ग टाइम तक चलता रहेगा फ्यूचर में। हम कोई एक लिमिटेड टाइम नहीं मान रहे कि हाँ बस हमने इतने टाइम तक किया है। तो जैसे कि साझेदारी पार्टनरशिप में ये चीज़ होती है कि एक लिमिटेड टाइम के लिए होती है। कई कई बार ऐसा होता है कि जो है एक 5 वर्ष या 10 वर्ष के लिए को ध्यान में रख करके उन्होंने साझेदारी करी है, तो वो टाइम बीतने के बाद क्या होता है? साझेदारी समाप्त हो सकती है। यहाँ पर वो बात नहीं हो रही। यहाँ कहा जा रहा है कि हम ये मानेंगे कि हमारा जो बिज़नेस है वो लॉन्ग टर्म तक चलता जा रहा है। तो इस वज़ह से क्या रहता है कि वो कॉन्सेप्ट कौन-सा होता है? वो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट हो जाता है। अब यहाँ पर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, शोइंग द एसेट्स इन द बैलेंस शीट आफ्टर डिडक्टिंग डिप्रिसिएशन ऑन द एसेट एवरी ईयर। कि जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं, वहाँ पर जो एसेट्स होती हैं, उन एसेट में से डिप्रिसिएशन जो हम लेस कर रहे होते हैं हर साल, तो किस अवधारणा में या किस कॉन्सेप्ट के थ्रू कर रहे होते हैं, तो वो आपका गोइंग कंसर्न हो जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन इसी से बनेगा आपका कि जो डिप्रिसिएशन लेस किया जाता है एसेट में से, वो किस कॉन्सेप्ट के थ्रू किया जाता है, तो आपका गोइंग कंसर्न हो जाएगा। तो बस इस तरह से ये जो छोटे-छोटे पॉइंट हैं आपको एग्ज़ाम्पल में दे रखे हैं, उनको ध्यान में रखना है क्योंकि उसी से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन की अवधारणा। इसमें क्या है कि ओनली दोज इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस आर शोन इन अकाउंटिंग व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी फॉर्म और कैन बी मेजर्ड इन मनी। यहाँ पे क्या कह रहा है कि लेखांकन में केवल उन्हीं घटनाओं एवं व्यवहारों को दिखाया जाता है जो मौद्रिक रूप में व्यक्त करने या मुद्रा मापन के योग्य होते हैं।
तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लिमिटेशंस बताई थी अकाउंटिंग की, तो एक यही लिमिटेशन भी थी कि इसमें जो होगा सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को ही शामिल किया जाता है, जिनको कि हम मनी में मेज़र कर सकें, मुद्रा में माप सकें, उनको ही दिखाया जाता है। बाकी जो ऑनेस्टी है, जो आपके एम्प्लॉइज़ हैं, काम कर रहे हैं, उनकी जो ऑनेस्टी होगी, जो उनकी स्किल्स होती हैं, क्वालिटीज़ हैं, उन सबको क्या किया जाता है, टोटली इग्नोर कर दिया जाता है। सिर्फ इसको हम देखते हैं, वो ट्रांज़ैक्शन लेंगे जो फाइनेंशियल नेचर के होते हैं। इसलिए अ, ये चीज़ एक लिमिटेशन भी अकाउंटिंग की मानी जाती है और ये किस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है, तो मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग होती है। यहाँ पे एग्ज़ाम्पल भी दिया हुआ है। An organization purchases raw material worth rupees 50,000. This is a monetary transaction. Hence, this transaction will be shown in the अकाउंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि अगर 50,000 का आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है तो वो एक तरह का मौद्रिक लेन-देन है, तो उस व्यवहार को आप खातों में दिखाएँगे। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है, इस वजह से आपने उसको अपने के यहाँ रखा हुआ है, एज़ एम्प्लॉयी वो आपके यहाँ काम कर रहा है, तो उसकी ऑनेस्टी को आप कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या है, एक लिमिटेशन भी है और ये किस कॉन्सेप्ट में आता है? मनी मेज़रमेंट कॉन्सेप्ट में आता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट इसमें क्या रहेगा कि इस अवधारणा के अनुसार संपत्तियों का लेखा उस मूल्य पे किया जाता है जिस मूल्य पर संपत्तियां क्रय की गई हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसेट्स आर अकाउंटेड फॉर एट द प्राइस एट विच द एसेट्स वर परचेज्ड। जिस मूल्य पर आप परचेज कर रहे होते हैं उसी मूल्य पर ही आप दिखाते हैं अपनी बुक्स में, तो किस कॉन्सेप्ट में रहेगा वो लागत अवधारणा होगी। यहाँ पर जो एग्जाम्पल है कि इसी अवधारणा के कारण संपत्तियों का मूल्य ऐतिहासिक लागत हिस्टोरिकल कॉस्ट पर किया जाता है तथा प्रयत्नों पर ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर ये पूछता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट पर बेस्ड कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाता है तो आपकी लागत अवधारणा होती है। चलिए नेक्स्ट है लेखांकन अवधि की अवधारणा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में क्या रहता है कि इस अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष व्यापार के क्रियाकलापों का सही परिणाम ज्ञात करने के लिए खातों को बंद करना चाहिए। यानी कि कहने का क्या मतलब होता है कि अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में according to this concept to know the correct result of business activities the accounts should be closed every year कि जो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं कि जो हमारे खाते होते हैं हम उनको हर वर्ष हर साल पे बंद कर देते हैं। अगर आपने अपना बिजनेस जो है द अकाउंट्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट फ्रॉम 1st January every year and are closed on 31st December. That is why profit and loss account and balance sheet are prepared on 31st December or at the end of the year. अगर आप अपना जो अकाउंट बना रहे हैं वहाँ पर 1 जनवरी से अपने खातों को शुरू कर रहे हैं या रख रहे हैं, आपका बिजनेस 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, तो 31 जनवरी जब क्लोज का टाइम आ जाता है, पूरा 1 वर्ष हो जाता है, तो उस टाइम पर क्या करते हैं हम फाइनल अकाउंट्स अपने प्रिपेयर करते हैं और वहाँ से हम अपनी जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर एक तिथि पर एक डेट पर स्पेसिफिक डेट का विवरण को वो दिखाती है। तो किस कॉन्सेप्ट में आएगा? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में आएगा। फिर आ जाता है मिलान की अवधारणा यानी कि मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट में क्या है? इस अवधारणा के अनुसार आय प्राप्ति का निर्धारण आय प्राप्ति की अवधारणा संयोजन के आधार पर किया जाता है। According to this concept, the income received is determined on the basis of concept of being of income received and adjustment. इसमें क्या रहता है? जो मिलान की अवधारणा होती है, जो आपकी इनकम है या जो आप और आपके जो एक्सपेंसेस होते हैं, उन दोनों को आपस में क्या किया जाता है? मैच किया जाता है, जिससे कि आप ये डिसाइड कर सकें या फिर ये जान सकें कि आपकी कितनी इनकम एक्स्ट्रा हुई है या फिर कितना प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस हुआ है। तो कौन सा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? मैचिंग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अब थर्ड वाली आ जाती है लेखांकन परंपराएं। अभी तक आपने लेखांकन सिद्धांत पढ़ लिए और जो लेखांकन अवधारणाएं थी वो दोनों आपने पढ़ ली। अब नेक्स्ट आ जाता है अकाउंटिंग जो आपके परंपराएं होती हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। अब ये होती क्या है, पहले एक बार ये समझ लीजिए कि एक व्यवहार का नियम जिसे मौखिक या लिखित सहमति के साथ किसी दी हुई समस्या के हल में प्रयोग किया जाता हो अथवा किसी निश्चित स्थिति में व्यवहार की दिशा व्यक्त करता हो, परंपरा कहलाता है। यानी कि आपके घर में या आप लोग किसी भी काम को करने का एक कोई स्पेसिफिक तरीका होता है या कोई फंक्शन होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो वहाँ पर आपकी अपनी कुछ परंपराएं होती हैं, उन्हीं को आगे आप लोग की जनरेशन फॉलो कर रही है, आगे आने वाली जनरेशन भी फॉलो करेगी। सेम वही चीज़ अकाउंटिंग में होता है कि किसी चीज़ के कुछ अपने एक तरीके बना दिए गए हैं। अब वो मौखिक भी हो सकते हैं, लिखित भी हो सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी कर रहे होते हैं
और कोई अलग-अलग उसमें बिहेवियर भी आपका रहता है उसी डायरेक्शन में, तो वो क्या कहलाती हैं? कन्वेंशंस कहलाती हैं, परंपराएँ कहलाती हैं। अब ये कितने टाइप की रहती हैं? ये आपकी मेनली 4 टाइप्स की रहती हैं। जनरली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कन्वेंशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए इसको अलग से मैंने बताया है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके डायरेक्ट बनते हैं। तो पहला इसमें हो जाता है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी, एकरूपता की अवधारणा। इसमें क्या रहेगा कि संस्थाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि वे प्रतिवर्ष एक ही रीति से वित्तीय विवरण तैयार करें। ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द सेम मैनर एवरी ईयर। कि जिस भी कन्वेंशन को या जिस भी तरीके को प्रिंसिपल को आप फॉलो कर रहे हैं, उसी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आप आगे तक अपने जो आगे अपना बिजनेस को चलाएंगे, तो आगे भी आप वैसे ही अपनी अकाउंटिंग को करेंगे, अपने वैसे ही रिकॉर्ड्स को अपने रखेंगे। ऐसा इसलिए होता है जिससे कि आपको ये पता लग सके या आप आपस में कंपेयर कर सकें, कंपैरिज़न कर सकें। एक ही जैसी होती आ रही होगी तो भी आगे ईज़ी रहता है आपके लिए रिकॉर्ड को रख पाना। नई-नई चीज़ों को फ़ॉलो करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक ही चीज़ को अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर वो ईज़ी हो जाता है। फिर दूसरा आ जाता है रूढ़िवादिता की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी जो कन्वेंशन ऑफ कंज़र्वेटिव्ज़म है, ये वाला बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन इसी से आया था। ये परंपरा इस बात पर बल देती है कि भावी संभावित हानियों एवं व्ययों के लिए तो प्रावधान कर लिया जाए, परंतु भविष्य में उत्पन्न होने वाली आय को ध्यान में न रखा जाए। यानी कि दिस कन्वेंशन emphasizes the provision should be made for future possible losses and expenses, but the income that may arise in the future should not be taken into account। कहने का मतलब ये है, ये अवधारणा क्या मानती है कि फ्यूचर में हमें क्या प्रॉफ़िट होंगे या क्या इनकम हो सकती है, ये सोचने के बजाय या इस पर ध्यान देने के बजाय हमको ये सोचना चाहिए या उसके लिए हमें प्रोविज़न कर लेना चाहिए कि फ्यूचर में हमें क्या हानियाँ हो सकती हैं, क्या-क्या दायित्व या लायबिलिटीज़ उत्पन्न हो सकती हैं, तो उनके लिए हम पहले से ही अपने पास प्रोविज़न करके रखें। तो अगर ये क्वेश्चन बनता है कि संचय या फिर जो आपके प्रोविज़न होते हैं, प्रावधान किया जाता है, रिज़र्व एंड प्रोविज़न्स जो होते हैं रखे जाते हैं, किस कन्वेंशन में रखे जाते हैं, किस कन्वेंशन के तहत रखे जाते हैं, तो वो आपकी रूढ़िवादिता की परंपरा है, कन्वेंशन ऑफ कंज़र्वेटिव्ज़म है, उसको ध्यान में रखिएगा। और भी इसमें जो 2 पॉइंट दे रखे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वाले कौन से हैं? According to this convention, valuation of stock is done at cost price and market price whichever is lower। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन यही बनता है कि किस अवधारणा के अंतर्गत या किस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग जो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में दोनों में से जो कम होता है उस पर स्टॉक का वैल्यूएशन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्म के अंतर्गत। बहुत ही सिंपल सा सीधा है और ये इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बार-बार इससे क्वेश्चन बनते हैं, चाहे आपका अकाउंटेंट का पेपर दे रहे हो, पीजीटी का पेपर हो आपका, ये वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा प्रिय क्वेश्चन कह सकते हैं, बेहद ज़्यादा बहुत ज़्यादा पसंद है हर आयोग को ये क्वेश्चन। ये रखा ज़रूर जाता है इस क्वेश्चन को, तो इसको तो रट्टा मार लीजिए, पूरी तरह से अच्छे से याद कर लीजिए कि ये वाला पॉइंट आपका ज़रूर पूछा जाएगा। यहाँ पे एक लाइन होती है, एक टैगलाइन होती है इस वाली जो आपकी परंपरा है इसकी, लाभों की प्रत्याशा ना करें और भविष्य में होने वाली जो हानियाँ हैं, उसका प्रावधान करें। ये सीधे-सीधे लाइन लिखी होगी और पूछा जाएगा कि ये किस परंपरा में आएगा, तो रूढ़िवादिता की कन्वेंशन ऑफ कंज़र्वेटिव्स में आएगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाती है प्रकटीकरण की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र। इसमें क्या रहता है कि वित्तीय विवरणों में उन सभी महत्वपूर्ण वित्तीय घटनाओं को प्रकट करना चाहिए जो लाभ एवं हानि को प्रभावित करें। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड डिस्क्लोज ऑल सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इवेंट्स दैट अफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि अपने बिजनेस में हमको कुछ भी छुपाना नहीं है। जो कुछ भी है हमको जैसी भी चीज़ें हैं उन सबको दिखा देना चाहिए। बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप डायरेक्ट बैलेंस शीट में या अपने अकाउंट में शामिल नहीं कर सकते, तो उनको एक नोट के तौर पर नोट बना करके जो बैलेंस शीट हम बना रहे होते हैं उसमें नीचे एक नोट बनाया जाता है, वहाँ पर दिखा देने चाहिए। तो ये किसमें कहा गया है? ये आपकी जो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोज़र है उसमें कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि टिप्पणी के तौर पर या टिप्पणी की तरह जो बैलेंस शीट में जो नीचे पॉइंट्स दिखाए जाते हैं वो किस अवधारणा में दिखाए जाते हैं, कौन सी परंपरा में दिखाए जाते हैं? तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोज़र, फुल डिस्क्लोज़र में दिखाए जाते हैं। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ये वाला पॉइंट भी बनता है। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं, संभावित दायित्व होते हैं, जो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ होती हैं वो किसके अंतर्गत दिखाई जाती हैं, तो वो भी आपके किसमें आती हैं, इसी अवधारणा में आती हैं, इसी परंपरा में आती हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है इसमें
यथार्थता की परंपरा, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। इसमें क्या रहता है कि ये मान्यता कि संस्था के लेखापाल पुस्तकों में केवल उन्हीं लेन-देनों को शामिल करते हैं जो महत्वपूर्ण है, परंतु कभी-कभी बिना महत्व के लेन-देन भी महत्वपूर्ण होते हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये होता है कि इसमें केवल उनको ही लेन-देनों को दिखाया जाता है जो एक्चुअल में होते हैं, जो एक्चुअल में किए गए होते हैं, उनको ही उनका ही लेखा होता है, उनको ही दिखाया जाता है, या फिर उस तरह के लेन-देन को दिखाया जाता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं, सबको नहीं दिखाया जाता। तो किस में आ जाता है? कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी में आ जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके थे, जहाँ से क्वेश्चन बन सकते थे, वो सारे मैंने यहाँ पर शामिल कर लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जो आपके हैं, वो उनको शामिल कर लिया है, जो भी इम्पोर्टेंट थे, जहाँ से भी क्वेश्चन आपके बन सकते थे। किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैंने आप लोग को बता ही दिए हैं। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिए होंगे सारी ही चीज़ें। अगर समझ में आ गया है अच्छे से, तो लाइक ज़रूर से करिएगा वीडियो को। जितने ज़्यादा लाइक होंगे, उससे पता चलेगा कितने ज़्यादा स्टूडेंट को समझ में आ गई है क्लास। और कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा। पीडीएफ के लिए जो टेलीग्राम चैनल है, उससे जुड़ जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर जॉइन कर लीजिए, तो वहाँ पर पीडीएफ मैं अपलोड करना शुरू करूँ, जिससे कि सभी बच्चों तक पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर कनेक्ट हो जाइएगा। आपको जो टेलीग्राम का लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वो मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। आगे इसके प्रैक्टिस सेट्स भी लेकर के मैं आऊँगी, जिससे कि आपकी कंप्लीट तैयारी जो टियर 2 है, उसकी ईज़िली हो जाए, क्योंकि इसी के बेसिस पर ही आपका सिलेक्शन होना है मेनली। टियर 1 क्वालीफाइंग है, टियर 2 ही मेन है आपका। जितना अच्छा आपके सब्जेक्टिव तैयार होगा, उतना ही आपके चांसेस बनेंगे आपके सिलेक्शन होने के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब करिए और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।